अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। कैन आई होप सो यू आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक हैं? लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर हैं आप लोग? हम्म। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज ब्रेस्ट एंड एक्सला असेसमेंट। Today is our lecture is breast and axilla assessment of a breast self examination and routine examination. Where are you students? Okay, are you ready? Now we will start the lecture. Okay, today our learning objective is breasts are important for our images as a woman, our sexuality, and role as a mother. And we will be able to discuss today brief anatomy and physiology and how to assess a self examination, self breast examination at home and also at clinical areas. And also we are discuss regarding factors which affect normal breast. स्टूडेंट्स वॉइस क्लियर मेरी है? स्टूडेंट्स वॉइस क्लियर है और स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? प्लीज टाइप हियर इफ यू आर हैव एनी प्रॉब्लम. ओके जी अदीला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस में और स्लाइड्स क्लियर है? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू because only 5 students are online. Very bad. Okay, now we will discuss factors which affect normal breast. Monthly periods, pregnancy, age, weight changes. Most of breast changes are normal. Our breasts come in all shape and size and do not stay same throughout life. Okay, these are the factors which are affected in normal breast. नॉर्मल ब्रेस्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मंथली बेसिस पे जो है वो चेंजेस आती हैं फीमेल्स में? एक तो मंथली ड्यूरिंग मंथली पीरियड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल फिनोमिना. एज, adolescence to adult, weight changes during periods and also pregnancy. Most of breast changes are normal. Breast come in all shape and size, do not stay some throughout life. ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज के मुताबिक पे क्या है कि इनमें फ्लक्चुएशन है और चेंजेस होती हैं. इज इट क्लियर? ओके, we will briefly review anatomy and physiology of the breast examination. The breasts are made up of fat, connective tissue, gland tissues divided into lobes. Okay? हमारा ब्रेस्ट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, फैट है इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ग्लैंड टिश्यूज़ हैं, जो कि हम डिवाइड कर देते हैं ग्लैंड टिश्यूज़ को इन टू लोब्स में. क्लियर? ओके, जैसा कि लोब्स हैं, लेब्यूल्स हैं, डक्ट हैं, मिल्क डक्ट जिसे हम कहते हैं, निपल है, एरियोला है और फैट है. दिस इज अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द ब्रेस्ट. जी, also they have a lymph node in the axillary lymph nodes and lymph node near ribs and sternum. We will discuss one by one. The lateral axillary nodes, pectoral nodes, we are called as 3 pectoral nodes, जो कि हम पेक्टोरस मसल्स हैं हमारे चेस्ट के, तो उसके नाम से हमने पेक्टोरल नोड्स रख दिया. अब सब स्केपुलर नोड्स और सेंट्रल एक्सिलरी नोड्स, इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स, पैरास्टर्नल नोड्स और सुप्राक्लेविकुलर नोड्स. जैसा कि आप लोगों ने हीट असेसमेंट में देखा था, हेड और नेक में क्या है? नेक में हमारे लिम्फ नोड्स हैं. अगर हम नेक की बात करते हैं
तो पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल थे, ठीक है। और हमारे नेक की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रास्टर्नल है हमारे, और स्टर्नोक्लाइड मसल्स हैं, सुपरफिशियल हमारे लिम्फ नोड्स हैं, और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं। सबको पता है प्री ऑरिकल है और पोस्ट ऑरिकल है, सबमेंटल है, ये सब इसी तरह हमारे लिम्फ नोड्स हमारे नेक में भी हैं, और एक्सट्रा ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, लिम्फ नोड्स है हमारे सिस्टम वाइज में। तो इसी तरह हमारे लिम्फ नोड जो है वो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम पल्पेट कर रहे हैं ब्रेस्ट को, तो आया कि कोई लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज तो नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने माइंड में रखना है कि यहाँ अगर आपको हार्ड एंड कोई मैस फील हो रहा है तो मे बी कौन सी साइड का है, कौन सी जो है वो प्लेस पे उसका लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हुआ है। ओके, जिसे जरा लेटरली एक्सली नोड भी हम उसको कहते हैं। 3 पेक्टोरियल नोड्स हैं, और क्या है फोर्थ हमारे क्या है नंबर पे, वो सब स्केपुलर नोड्स हैं, और सेंटर एक्सली नोड्स हैं, और इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स हैं, पैरास्टर्नल नोड्स हैं, और सुप्राक्लेविकुलर नोड्स हैं। इज इट क्लियर? ओके जी। क्योंकि हमने देखा, हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं हमारे नॉर्मल ब्रेस्ट चेंजेस में। प्रेगनेंसी है आपकी, मंथली पीरियड्स है आपके, एज फैक्टर्स हो सकता है, ये कॉमनली जो है हमारे ब्रेस्ट में जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। बट इनके अलावा कौन सी ऐसी अलार्मिंग स्टेजेस हैं या अलार्मिंग ऐसी चेंजेस हैं जो कि हमें इमीडिएटली जो है वो नोट करना चाहिए। इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है वो खुद से भी एग्जामिन करके हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो उन कंडीशंस में अगर कोई ऐसी चेंजेस अगर आपको नज़र आ रही हैं आपकी ब्रेस्ट में इन चीज़ों के अलावा, तो उसको हम क्या करेंगे, अलार्मिंग ब्रेस्ट चेंजेस। सपोज एनी चेंजेस, थिकनिंग हो रही है कोई, ठीक है, हार्ड एंड आपको फील हो रहा है, क्योंकि मोस्टली ब्रेस्ट चेंजेस पीरियड्स के बाद आप सबको पता है कि उसमें थोड़ी हैवीनेस थिकनिंग हो जाती है, और समटाइम जो है आपको पैल्पेबल पे ऐसे लगता है कोई लंप है, ठीक है, जो कि नॉर्मल चेंजेस है। हार्ड एंड आपके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हो जाते हैं वो उनकी वजह से हार्ड एंड फील हो जाती है या प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर इसके अलावा कोई थिकनिंग आपको फील हो रही है तो अलार्मिंग चेंजेस है आपकी, कोई लंप है या डिपलिंग और पकरिंग वगैरह, डिपलिंग और पकरिंग इज अ सेम, कोई स्वेलिंग आपको फील हो रही है, रेडनेस है, परसिस्टेंट आपको पेन हो रही है, और कोई निपल डिस्चार्ज है या रिट्रैक्शन है, और स्केली स्किन वगैरह है। अगर इस तरह की कोई भी चेंजेस हैं तो ये अलार्मिंग चेंजेस हैं, ठीक है। आपको इमीडिएटली कॉन्शियस होना है और कंसर्न करना है अपने क्लिनिकल एरियाज में, ठीक है, ताकि आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया जाए। इज इट क्लियर? ओके जी। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मेथड, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि दो ऑलमोस्ट जो है 2 मेथड्स हैं, ठीक है, और थर्ड वन जो है वो हम मेमोग्राफी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करवाते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि आप खुद करेंगे, और ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आके करवाता है। मेमोग्राफी जो है वो आप रिकमेंडेशन करते हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स के बाद जो है आपने मेमोग्राफी मस्ट करवानी है कुछ पर्पस के लिए। आर यू गॉट माई पॉइंट्स? जी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, आइदर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आपका अब्डोमिनल असेसमेंट हो, कार्डियोवास्कुलर हो, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हो, तो उसके बेस में क्या है, हम एग्जामिनेशन हिस्ट्री की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड, आपने ये कभी भी भूलना नहीं है, हमने हिस्ट्री को फॉरगेट नहीं करना। हिस्ट्री के बेस पे ही एग्जामिनेशन किया जाता है। पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप हिस्ट्री कलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू जॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के मुताबिक पे, देन आप एग्जामिन करते हो क्या है कि पेशेंट्स किस कंप्लेन के साथ आया, प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ आया, उसकी चीफ कंप्लेन क्या थी, और उसके मुताबिक पे आप उस एरिया को स्पेसिफिकली जो है वो फोकस करते हो और एग्जामिन करते हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट असेसमेंट। ब्रेस्ट पेन, क्योंकि हिस्ट्री जब हम कलेक्ट करते हैं तो वी आर कलेक्टेड इन 2 वे, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। ब्रेस्ट पेन और टेंडरनेस, ऑनसेट, फर्स्ट नोटिस, रिलेशन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि वो बता रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि हिस्ट्री पे में बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट पेन है, ठीक है, टेंडरनेस भी पेन है,
तो ऑनसेट आपने देखना है, उससे पूछना है कि कब आपको आपने फर्स्ट टाइम नोटिस लिया था, बिफोर 2 डेज़ लिया था, 3 डेज़ लिया था या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में किया था। हो सकता है कि रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल भी सम टाइम पेशेंट्स जो है वो फीमेल में जो है वो पेन भी होती है। लोकेशन आपने देखनी है क्योंकि आपने लिम्फ नोड को माइंड में रखना है कि हमारे लेटरली एक्सरी लिम्फ नोड है या स्टर्नो जो है वो हमारे स्टर्नम के साइड पे हैं या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, इन सबको अपने माइंड में रखते हुए आपने लोकेशन देखनी, क्वालिटी देखनी है, कहीं सोल टच तो नहीं है। ठीक है, अल्सर की बात की, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, कोई बर्निंग तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपने देखनी। ठीक है, एग्रीवेटिंग फैक्ट में कि उस वक्त उसको एक्टिविटी आपने देखनी है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या सेक्स की वजह से हो सकता है या उसकी कोई ब्रा चेंजेस है। हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग टू नंबर जो है वो उसकी ब्रा नहीं है, या तो बहुत टाइट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से उसको जो है वो पेन होती है। तो ये सब चीज़ें, या बहुत लूज होगी। ठीक है, ये दोनों रीजंस होंगे, ये हमने सब उससे हिस्ट्री लेते वक्त जो है वो पूछना है पेशेंट से। जी क्लियर है बेटा? ओके, कंटिन्यू। ब्रेस्ट लंप और थिकनिंग। ठीक है, लंप भी वही है, थिकनिंग हार्डनिंग हो जाती है। इसमें भी आपने उससे पेशेंट से पूछना है कि फर्स्ट नोटिस आपने कब लिया और सीक्वेंटली क्या चेंजेस हैं रिलेशन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ओके, वालेकुम सलाम। ओवरलाइन स्किन चेंजेस, कि आपने स्किन को भी ऑब्जर्व करना है क्योंकि इंस्पेक्ट और पल्पेट ही हम करते हैं। एज यू नो कि हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 4 टेक्निक्स इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। तो कुछ ऐसे सिस्टम है जिनमें 2 इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ में 3 इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें इंस्पेक्शन और पैल्पेशन ऑलमोस्ट करते हैं। ठीक है, अब स्किन चेंजेस में क्या देखेंगे, रेडनेस तो नहीं है, वार्म तो नहीं है, डिपलिंग तो नहीं है, कोई एडिमा स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये हम क्या करेंगे, उसको हम पैल्पेट करके ही सब चीजें देखेंगे। निपल डिस्चार्ज। जी, निपल डिस्चार्ज में क्या आपने देखना है, ऑनसेट, कलर, कंसिस्टेंसी और ऑर्डर। अगर उसका निपल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका आपने कलर देखना है, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, स्मेली तो नहीं है, उसकी ऑर्डर वगैरह चेक करनी है। रैश, ठीक है, अगर आपने पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है उसकी ब्रेस्ट पे रैश है, चेस्ट पे, तो हो सकता है कोई ड्रग की वजह से भी हो सकते हैं उसकी चेस्ट पे, जरूरी नहीं है। ठीक है, ब्रेस्ट पे ही फोकस हो, तो आपने स्पेशली फोकस करना है कि ब्रेस्ट एरियाज में है या ओवरऑल पेक्टोरियस मसल्स पे है। ओके जी। ब्रेस्ट स्वेलिंग, ब्रेस्ट स्वेलिंग में आपने क्या क्या क्वेश्चंस देखने हैं कि लोकलाइज है और जनरलाइज है। ठीक है, स्वेलिंग आपने देखना है, कोई हीट हो सकता है या आप जो है अपोजिट साइड पे सोई है, प्रेशर की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीजें आपने देखनी है कि वो लोकलाइज है स्वेलिंग या जनरलाइज है। जी, रिलेशनशिप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिपीटेडली हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ब्रेस्ट चेंजेस है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते जब तक उनको हम जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं करवाते। ठीक है, आप क्लिनिक में नहीं आएंगे, समटाइम इनिशियल जो है वो अर्ली स्टेजेस में फीमेल जो अनमैरिड है उनको नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही होती कि आया कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड चेंजेस हैं या कोई प्रेगनेंसी में है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसलिए जब पेशेंट आपके पास क्लिनिकल एरिया में आएगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, आपको मेरी वॉइस भी नहीं आ रही होगी और जो है वो वीडियो भी नज़र नहीं आ रही होगी। कौन आ गया था, उसको मैंने कुछ बताना था महा को। ठीक है जी, कंटिन्यू। तो ये चीज़ें आपने सब चीज़ें जो है वो हिस्ट्री लेते वक्त देखना है कि आया कि पेशेंट्स जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है। आपने देखा होगा कि हम इनमें सब चीज़ें जो है वो पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट्स मैरिड है या अनमैरिड है, उससे रिगार्डिंग हम जो है रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ट्रोमा, अकरेंस एंड रिजल्टिंग लम्प, स्वेलिंग और स्किन इंजरी।
कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को क्या है कि कोई लंप बन गया है, ठीक है। जैसे कि ट्रोमेटिक इंजरी हो जाती है, तो ट्रोमेटिक इंजरी में क्या होगा, जो है वो लंप भी बन सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, और कोई स्किन की इंजरी, लियन, लेसरेशन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जी, हिस्ट्री ब्रेस्ट डिजीजेस, ये तो नॉर्मली हम उनसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि अगर कोई चेंजेस हैं इन चीज़ेस में, लंप है आपके, कोई स्वेलिंग है, कोई डिस्चार्ज है, तो ये चीज़ें हम प्रीवियसली डिस्कस कर थे। जी स्टूडेंट्स, हमने हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें देखी हैं? बेटा समझ आ रही है आप सबको? अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कोई इश्यू तो नहीं है? ओके। बेटा आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, या तो मुझे सुन नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके कोई कमेंट्स नहीं आते अगर मैं आंसर करती हूँ। ओके अक्सा, थैंक यू। जी, ये सोनिया कौन सी हैं? क्योंकि सोनिया सलामत है हमारे पास, अटेंडेंस में थोड़ा इशू होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा आप लोग जो है ना अपने रोल नंबर ज़रूर टाइप करें, ठीक है। सोनिया सलामत है। ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू। ओके सुमैया, शाहिद, खतीजा, सब क्लियर है, समझ आ रही है, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि आप समझ आ रही है या नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग ऑफलाइन हो, ठीक है, शो तो हो रहे हैं और सुन नहीं रहे। ओ गुड, थैंक यू। बेटा आप लोग अक्सर इसमें शौक वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी एक माह आई थिंक स्टार्ट ही हुआ है ये जून, तो मैंने आपको इंटीमेट कर दिया है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। या हम लेक्चर के बाद भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली जो आप लोगों ने इतने इतने सिलेबस पढ़ लिया है, तो मिड टर्म तो देना होगा ना। ओके, और 7 to 8 का कोई इशू नहीं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेक्स्ट कर चुकी हूँ और सब टीचर से मेरा डिस्कस भी हो गया था, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट, यू नो दिस इज अ प्रेशियस टाइम। आप लोगों का ऑनलाइन का 1 आवर है सिर्फ स्टडी के लिए, ना कि चिट चैट के लिए। ओके जी, हमने नॉर्मल असेसमेंट और अलार्मिंग चेंजेस ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ लिया। अब देख रहे हैं कि हिस्ट्री हम ब्रेस्ट डिजीजेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्लाइंट से पूछेंगे टाइप, हाउ डायग्नोज, व्हेन एंड ट्रीटमेंट। अगर कोई प्रीवियस उसको डिजीज थी, सपोज हो सकता है उसकी मिस्टेक्टमी हुई हुई है, कोई लंप उसका रिमूव हुआ है, कोई प्रीवियस सर्जरी है, तो वो हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। कब डायग्नोज हुआ था और उसकी ट्रीटमेंट आपने ली है या नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में कोई ब्रेस्ट कैंसर था या ब्रेस्ट डिसीजेस थी, तो ऑफ कोर्स वो हम उनसे पूछेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिवली मदर, सिस्टर, डॉटर हो सकती है। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, मिटरनल ग्रैंड मदर और मिटरनल आंट्स की तरफ से हम ले सकते हैं। एज ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और सर्जिकल हिस्ट्री में इंक्लूड सर्जरीज, बायोप्सी, मिस्टेक्टमी और मीनोप्लास्टी, सॉरी मेमोप्लास्टी, ऑगमेंटेशन और रिडक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर, डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, सेल्फ केयर बिहेवियर्स। जी, ये तो हमने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि पेशेंट आपके पास क्लिनिकल में आया और आप उसको किस तरह जो है वो दे सकते हो। हिस्ट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, पेशेंट से कौन सी चीज़ें कलेक्ट करनी है सब्जेक्टिव डेटा में, और कौन सी मेमोग्राफी जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव डेटा में उसकी रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी करवानी है। सेल्फ केयर बिहेवियर में पेशेंट से क्या है सा क्लाइंट भी टॉट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे। हाउ ऑफन डज क्लाइंट परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर तो वो कभी हॉस्पिटल में आया ही नहीं है, क्लिनिकल साइड पे आया ही नहीं है, तो वो उस हो ना उसको कैसे होगी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर उससे पूछना है कि मेमोग्राफी, बेसलाइन, फ्रीक्वेंसी और लास्ट एक्सरे। जब हम पेशेंट से पूछते हैं, हमारे पास आ रहा है के पेशेंट से कि आपने कभी मेमोग्राफी, उसने नाम ही नहीं सुना होगा, तो हम उससे पूछेंगे कोई आपके प्रीवियस कोई लास्ट एक्सरे वगैरह है, या आप कब कब करवाती है। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया जो है बहुत फास्ट है, तो वहाँ से सर्च करते हैं हमें कब अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए और कब नहीं करवाना चाहिए, ठीक है जी। एक्टिविटी उसकी रेस्पिरेटरी लाइफस्टाइल में आपने गाइडलाइन क्या देखनी है कि 20 to 39
ईयर्स में। मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्वार्टरली 3 ईयर्स तक जो है वो करनी है, ठीक है। एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में, ठीक है, 4 4 दफ़ा उन्होंने ये चीज़ें करवानी है। और 40 एंड मोर देन मंथली, ठीक है, 40 एंड मोर देन मंथली, ये जो 40 एज है या उससे ज़्यादा है तो उसको मोर देन मंथली बेसिस पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और एनुअली क्या होगी इसके साथ सीबी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होगा और एनुअल मेमोग्राफी भी होगी क्लोज टू द सेम टाइम। जैसे अगर इस साल उन्होंने दिसंबर में किया है तो नेक्स्ट ईयर भी वो दिसंबर में ही अपना क्लिनिकल चेकअप करवाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? जी। एक्सरे टेंडरनेस, लंप और स्वेलिंग और रैश प्री एडोलसेंस। अगर कोई एक्सरे टेंडरनेस है, कोई लंप है या स्वेलिंग है, कोई रैश है तो आपने उसको देखना है। प्री एडोलसेंट में क्या होगा, ब्रेस्ट चेंजेस हो सकती हैं। और एंड ऑनसेट, सेल्फ परसेप्शन ऑफ पुबर्टी एजेस, क्योंकि पुबर्टी एजेस में आपको पता बहुत सारी चेंजेस होती हैं। समटाइम पेशेंट्स जो है मदर्स भी वरीड होती हैं और जो सेल्फ जो होता है क्लाइंट वो भी वरीड होता है, उसको अवेयरनेस नहीं होती, तो इसलिए प्री एडोलसेंट में भी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और फुलनेस, ठीक है। सेल्फ परसेप्शन ऑफ, उसमें आपकी पुबर्टी एज में क्या होता है कि सारे ही, अगर मेल है तो मेल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और अगर फीमेल है तो फीमेल ऑर्गन, उनके लिए भी ये किस्म की जो है वो, मतलब आप उनको कह सकते हैं कि उनके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। एक मतलब उनकी बॉडी के ऊपर, जिस्म के ऊपर क्या है, वो मतलब अनबिलीवेबल होती है, ठीक है। उनको ये पता नहीं होता स्टार्टिंग में। अगर हमारी बाहर की कंट्रीज में इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वो इनको सब सेक्स एजुकेशन और बॉडी की ऑर्गन्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लेक्चर्स होते हैं। तो यहाँ थोड़ा हमारी जो है वो कंट्रीज में इस तरह की चीज़ें अभी कम है, बट मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनमें ये जब चेंजेस आती हैं तो तब भी थोड़ा सा वो वरीड होती है कि ये कोई अब नॉर्मेलिटी चीज़ डेवलप हो गई है, ठीक है। तो उसको भी वो एज ए कंसिडर करते हैं कि मे भी कोई अब नॉर्मेलिटी है, इसको थोड़ा चेकअप करवाना चाहिए। जी, प्रेग्नेंट फीमेल में ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है और फुलनेस होती है, जिसमें समटाइम पेशेंट्स को टेंडरनेस, टिंगलिंग और हिस्ट्री ऑफ इन्वर्टेड निपल भी हो सकती है। प्लान टू ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। मीनोपॉजल फीमेल में भी चेंजेस होंगी, जैसे चेंजेस की हमने पहले स्टार्टिंग में ही बात की, तो ब्रेस्ट कंटोर, साइज और फ्यूमनेस में आ जाती है। मीनोपॉजल के बाद क्या है कि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उसमें फीमनेस कम हो जाती है, ठीक है। साइज भी उनका फ्लेक्स हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है मसल्स लूज होने की वजह से, उसके कंटोर में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। जी। ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर प्रोफाइल, अगर पेशेंट्स की हम एक्चुअली एग्जामिनेशन क्यों की जाती है, कोई लंप है, कोई कैंसरियस फॉर्म तो नहीं है, हिस्ट्री भी हम इसीलिए ही अटेंड करते हैं, पेशेंट की कलेक्ट करते हैं कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है। जिस तरह हम फर्स्ट रिलेटिवली सेकेंड और थर्ड में हमने इन चीज़ों को देखा। तो रिस्क फैक्टर दैट कैन नॉट बी चेंज, फीमेल मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड, पर्सनल क्या हिस्ट्री ब्रेस्ट कैंसर्स की, म्यूटेशन, बर्का 1 और बर्का 2 जीन्स, ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसमें ब्रेस्ट ये की बात हो रही है, 1 और 2 की बात हो रही है, इसमें जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं जब हम उसकी मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स करवाए जाते हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जैसा कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट डिग्री में मदर, सिस्टर और डॉटर हो सकती है। और प्रीवियसली क्या हो गया, ब्रेस्ट बायोप्सी विद द एटिपिकल हाइपरप्लेसिया और ब्रेस्ट डिजीजेस विदाउट एटाइपिया और यूजुअल हाइपरप्लेसिया। Previously, breast irradiations, menstruations less than age 12 और menopause more than 50 और वाइट रेसिस में स्लाइटली जो होता है वो मोर रिस्क पे होता है, ठीक है। वाइट रेसिस में आपने देखा होगा जो है वो अमेरिका, यूके में, तो वो उनको हम वाइट रेसिस कहते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। इज इट क्लियर? ओके। जी, कंटिन्यू लाइफ स्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उनमें भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा कि ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर प्रोफाइल कंटिन्यू है, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज हो सकती हैं फीमेल में। और यहाँ रिस्क फैक्टर प्रोफाइल में क्या होगा, लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स, जिसमें नेली पैरिटी, ठीक है, और जिसका नेली पैरिटी भी हम उसको कहेंगे, या उसका फर्स्ट चाइल्ड होगा मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड में। करंट औरल कंट्रासेप्टिव यूज कर सकती है, उसमें भी चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म यूज,
जी जी स्टूडेंट्स, ये टिपिकल होगा बेटा सुमैया, हाँ जी, ये टिपिकल होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। जी एग्जैक्टली ये टिपिकल है। ओके, लॉन्ग टर्म यूज जो है क्या करते हैं, एच आर डी। वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एच आर डी? जी स्टूडेंट्स, एच आर टी क्या है? नॉट ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या है। एक तो नेलीपैरिटी की बात की कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से लाइफस्टाइल में हो सकते हैं। या तो उसका कोई बेबी नहीं है, या फर्स्ट चाइल्ड हुआ है मोर देन 30 ईयर्स एज के साथ। नेलीपैरिटी ही ना बेटा, इसमें यह है कि वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, उसने कंसीव ही नहीं किया, ठीक है, कभी कंसीव ही नहीं किया, या उसका एक बेबी है मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड के अंदर, ठीक है। और अगर या तो वो करंटली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, यूज कर रही है, तो उसमें भी रिस्क फैक्टर्स है उसका ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर वो हार्मोनल कोई थेरेपी ले रही है एग्जैक्टली ऐसा, तो उसमें भी चेंजेस हो सकती हैं। या समटाइम पेशेंट्स अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते, तो वो भी पेशेंट्स जो है वो रिस्क पे है, क्योंकि लाइफ स्टाइल है उनके। जी जी सुमैया, सुमैया बेटा मैंने इसीलिए बता दिया कि नेली पैरिटी क्या है, जिसका कोई बेबी नहीं है, ठीक है, और ना ही वो प्रेग्नेंट हुई है। जी, अल्कोहल इनटेक 2 to 5 ड्रिंक्स क्यूडी। इट मीन्स कि ये हम अगर वाइट रेसिस में देखे जाएं तो वो में ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। ओबेसिटी स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, और हाई फैट जो है वो, हाई फैट डाइट अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी एक लाइफस्टाइल का कॉज करती है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, उसका सेडेटरी लाइफस्टाइल है, बैठी है, खा लिया, पी लिया, टीवी देख ली है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप इसमें लाइफस्टाइल में रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इज इट क्लियर? जी बेटा, क्लियर है सबको? ओके जी, नो वो विल स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन में क्या आएगा, पेशेंट्स को हमने जब भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्पेशली करना है, इन सिटिंग पोजीशन में क्लाइंट डिसऑप्ट टू वेस्ट फेसिंग एग्जामिनर, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में पेशेंट्स को जो आप बताएंगे नेक्स्ट हम स्लाइड्स पे देखेंगे। ओके, कैन यूज अ शॉर्ट गॉन। तो हम पेशेंट्स को, जैसा क्या हमने कुछ पॉइंट्स हमने रिमेंबर किए थे बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन, कि हमने पेशेंट को उतना एक्सपोज करना है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फर्स्ट आस्क द पेशेंट, यू टेक अ परमिशन फ्रॉम द पेशेंट बिफोर डूइंग अ प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर वो विलिंग है तो ऑब्वियसली हम पेशेंट्स को क्या करेंगे, पेशेंट को जो है वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसीलिए हम डेवलप द रेपो विद द पेशेंट्स करते हैं, टू गेन द पेशेंट ट्रस्ट, कि पेशेंट का आपके साथ जो है ट्रस्ट, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, और वो आपको एग्जामिनेशन इजीली परफॉर्म करना दे, क्योंकि सम टाइम पेशेंट टिकलिंग पेशेंट्स होते हैं और शाया पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी। जी, कैन यूज अ शॉर्ट गॉन, ओपनिंग एट अ बैक, ठीक है, ओपनिंग एट अ बैक एंड लिफ्ट टू शोल्डर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ओपनिंग इन फ्रंट, ठीक है, एट बैक पे भी कर सकते हो और लिफ्ट टू शोल्डर तक भी कर सकते हो। और मोस्टली जब हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को कहते हैं, हम गॉन जो है ना, इसका फ्रंट साइड पे ओपनिंग रखें, ठीक है। ओपनिंग इन फ्रंट, कीप अ क्लोज विद द वेटिंग एंड ओपन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पेशेंट्स को भी फील नहीं होगा, आप इजीली उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको जो है वो कहेंगे कि सामने से बोन जो ओपन है इसको टाई कर लें, और जब आपको जरूरत हो तब आप उसको क्लोज ओपन कर लें, ठीक है। क्लोज करे वो पेशेंट, टाई कर ले अपने गॉन की स्टेप्स को। तो स्ट्रिप्स को क्लोज करने के बाद जब आपको ज़रूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देन आप उसकी परमिशन से ओपन करें। और जब भी आप एग्जामिनेशन करते हो तो स्पेशली आपने उसकी, जो भी पेशेंट्स की विजिटिंग अटेंडेंट्स होते हैं उनको आपने साथ रखना है, या आपने अगर वो नहीं है तो एज ए विटनेस के लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इन्फॉर्म कंसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आजकल आप लोग नर्सिंग एथिक्स पढ़ रहे हो तो आपने अपनी, या तो कोई अवेलेबल है तो आपने कोई सिस्टर को, अपनी कोलीग को जो है वो एविडेंस के तौर पे जो है वो अपने विटनेस के तौर पे अपने पास पेशेंट को रखना है, जब भी आप सेंसिटिव एरियाज इस तरह जब एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। आर यू गॉट माई पॉइंट?
जी, ड्यूरिंग palpation यूज अ स्पाइन पोजिशन एंड एक्सपोज वन ब्रेस्ट एट ए टाइम, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा है कि हमने नॉर्मल और अब नॉर्मल को कंपेयर करना है, जिसमें हम सिमेट्री और एसिमेट्री की बात करते हैं, हम दोनों चीज़ों को पैरेलल देखते हैं। ठीक है, पैरेलल जब देखते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि एक में एट्रोफी तो नहीं है, दूसरे में कोई एक्सेस मसल्स तो नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए इसलिए हमें एट ए टाइम हम दोनों को नहीं देखेंगे, हम वन बाय वन जो है वो उनको हम एग्जामिन करेंगे। यूज़ अ सेंसिटिव बट मैटर ऑफ फैक्ट अप्रोच। ठीक है, ये सेंसिटिव मैटर है, बट हमें क्या करना है, हमने फैक्ट अप्रोच के मुताबिक पे हमने उसको आइडेंटिफाई करना है क्या है कि इशू क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलकुलेशंस करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, इक्विपमेंट्स इसमें हमारी कौन कौन सी यूज़ होंगी। ठीक है, स्मॉल पैड और पिलो, रूलर मार्क इन सेंटीमीटर्स, टीचिंग एड ऑफ फॉर बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब ये क्या है कि पिलो या स्मॉल पैड वगैरह कुछ क्यों रखना है, हमने उस अपने पेशेंट्स की बैक की साइड पे रखना है, ताकि अगर हम उसको लटाएंगे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट आपका सिटिंग पोजीशन में नहीं रहता तो। बट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो हम पेशेंट्स को जो है वो सिटिंग पोजीशन में ही उनकी टीचिंग एड के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। जब हमने पेशेंट क्लिनिकल पे आए हैं, मे बी पेशेंट्स आर एबल टू सिट है, तो आपने उसकी बैक साइड पे जो है, शोल्डर्स की साइड पे, चेस्ट की बैक साइड पे, ठीक है, आपने पिलो या कोई स्मॉल पैड रखना है, ताकि आप उसके ब्रेस्ट को विजिबली जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सके। रूलर मार्क और सेंटीमीटर हमें इसलिए चाहिए कि हम उसको देखें कि अगर कोई लंप है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो मेजर कर सकें। टीचिंग एड क्या है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के फ्लिप चार्ट मिलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें स्पेशल कोई एड्स बनाई होती हैं, जैसे चार्ट हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो हम पेशेंट्स के पास रखते हैं, उनको दिखाते हैं पहले, और देन पेशेंट को हम प्रिपेयर करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, कि आपने कब कब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है और क्यों करना है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, जी, फिजिकल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिन सेल्फ एग्जामिनेशन, फीमेल breast. Okay? The first step is a breast examination is to look for dimpling or nipple deformities with the patient in a sitting positions. ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? ओके, ठीक है, तो हमने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाया, ये हम उसको टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, डिम्पलिंग तो नहीं पड़ रही दोनों को, ठीक है, निपल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, विद द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, क्लाइंट शुड सिट विद द आर्म हैंगिंग फ्रीली टू सी द साइज एंड सिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, पेशेंट आपने आपके सामने इमेज नजर आ रहा है आपको, इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में काउच पे बैठा हुआ है, और उसने अपने दोनों आर्म्स को जो है वो अपने कौन से कोस्ट ऑफ टिबर एंगल पे जो है वो यू किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपने पेशेंट्स को क्या हैंग किया हुआ है फ्रीली दोनों आर्म को, और इसमें हम पेशेंट्स की सिमेट्री और एसिमेट्री ब्रेस्ट का देखते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक तरफ एट्रोफी है और एक तरफ जो है हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, तो इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए आया कि नॉर्मल। जी, ऑब्जेक्टिव डेटा में इंस्पेक्ट करेंगे हम ब्रेस्ट को, तो जनरलाइज क्या होगी, जनरल अपीयरेंस हम देखेंगे, सिमेट्री शेप देखेंगे, स्लाइड एसिमेट्री नॉर्मल, ऑफन लेफ्ट मोर देन राइट। ठीक है, ये आपको पता है कि ये हार्ड साइड है, तो उसमें लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा हैवीनेस ब्रेस्ट नजर आएगा देन द राइट। ओके, स्किन स्मूथ इवन कलर, नोट रेडनेस, बल्जिंग, डिम्पलिंग, लियन और focal vascular patterns. Fine blue vascular network normal during pregnancy. Pale linear striae may occur after pregnancy. Edema should not be present. Look for orange peel appearance. ठीक है, इसमें स्पेशली उन्होंने बता दिया कि हम ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करते हैं तो उसकी जनरल अपीयरेंस देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं और शेप देखते हैं। ठीक है, स्लाइटली हम देखते हैं एसिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री जो है वो नॉर्मल है स्लाइटली, क्योंकि ऑफन जो है वो लेफ्ट ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा सा बल्क में होता है देन द राइट ब्रेस्ट, बिकॉज ऑफ हार्ट सिचुएटेड इन ए लेफ्ट साइड। ठीक है, इसकी वजह से। अब स्किन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं स्किन स्मूथ है, इवन कलर में है, एक जैसी है, फिर नोट करते हैं कोई रेडनेस तो नहीं है, बल्जिंग तो नहीं है, डिम्पलिंग तो नहीं है, कोई लियन तो नहीं है, और फोकल देखते हैं वास्कुलर पैटर्न को। ठीक है, अगर फाइन ब्लू वास्कुलर नेटवर्क आपको दिख रहा है तो इट मीन्स के नॉर्मली है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में
वास्कुलरिटी पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर पेल लीनियर स्ट्राई आपको नज़र आ रही है तो वो क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी पेशेंट्स के जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनको जो है वो ईचिंग होती है। ईचिंग के बाद क्या होता है कि उनके मसल्स आपको पता है एक्सटेंड हुए होते हैं, ठीक ठीक हुए होते हैं। तो जब नॉर्मल रिटर्न टू बॉडी अपनी जाती है अपनी एक्चुअल शेप में, तो उस वक़्त जो है ये जो उस वक़्त आपने स्क्रैचिंग किया होता है, वो लाइन जो है वो आपकी बॉडी पे रह जाती है, जिसकी वजह से ये आपको पेल जो है वो लाइनियर लीनियर स्ट्राइप जो है वो आपको दिखने में आती है एग्जामिनेशन में। अडीमा शुड नॉट बी प्रेजेंट, अडीमा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लुक फॉर अ ऑरेंज पील अपीयरेंस, ये भी एक मैलिग्नेंसी की ही फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, उसी की टाइप की आ जाता है कि उसमें कोई अडीमा अगर है तो आपका हो सकता है ऑरेंज पील अपीयरेंस है इसकी। जी, सुना है कभी आपने ऑरेंज पील अपीयरेंस? हम्म, क्या होता है ऑरेंज पील? जी बेटा, क्या होता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल एक्स्ट्रा जो उसमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी ब्लू कलर की वेन जो है वो प्रोमिनेंट होंगी, ठीक है? फाइन ब्लू वास्कुलर, आपने देखा होगा कि कहीं नोज़ है, नॉर्मली क्या होता है आपके नोज़ के ऊपर ब्लू कलर की जो है फाइन सी कैपिलरी होती है, जिनकी बहुत थिन स्किन होती है, उनमें शाइन कर रही होती है। तो इसी तरह उनमें वास्कुलरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जो है वो ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, तो वो प्रोमिनेंट वेन हो सकती है, ठीक है? जी, मेरा क्वेश्चन था बेटा कि ये ऑरेंज पील अपीयरेंस क्या होती है? जस्ट लाइक हुँ, जी बेटा, ये अब्डोमेन पे होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो हम अभी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अक्सर, तो हम ब्रेस्ट की बात करेंगे, उनमें भी वही चीज़ें चेंजेस आएँगी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने लेबल किया, ठीक है? आफ्टर सॉरी मे अकर आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो स्ट्रेच करती हैं, स्क्रैचिंग करती हैं, जस्ट लाइक ईचिंग होती है उनको। हाइपर जो है वो उनकी वास्कुलरिटी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुई होती है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ईचिंग होती है, तो अपने ब्रेस्ट पे भी ईचिंग करती हैं, स्क्रैच करती हैं, उस वक़्त नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है? और जब वो नॉर्मल रिटर्न टू नॉर्मल बॉडी इमेज में जाती हैं, तो उसमें जो है उसके बाद जो है वो डिलीवरी के ये चीज़ें नज़र आती हैं, और आप जो है जब क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन ब्रेस्ट या एब्डोमेन का कर रहे होते हो तो तब आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जी, ऑरेंज पील अपीयरेंस जो है हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम आपको क्लियर मैं कर दूँ कि इसमें भी डिम्पलिंग लाइक जो है वो अपीयरेंस होती है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं ऑरेंज पेल अपीयरेंस। क्लियर है? ठीक है, इसको प्योर ऑरेंज डक्ट भी कहते हैं, ठीक है, प्योर प्योर ऑरेंज की वजह से हो जाती है, तो उसमें स्वेलिंग और डीमा सा हो जाता है। जी, जी, इंस्पेक्ट ब्रेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज एरियाज एक्सली एंड सुप्राक्लेविकुलर रीजन, क्योंकि हमने लिम्फ नोड की बात की, तो इनमें भी ड्रेनेज अगर हुई हुई है किसी एरिया में, तो डेफिनेटली वो इन्लार्जमेंट होगा, बल्ज कर रहा होगा, डिस्कोलरेशन होगी, ठीक है, अडीमा होगा। निपल की बात करेंगे तो हम निपल में हमने देखा था कोई सब्जेक्टिव में डिस्चार्ज तो नहीं है, तो अब हमने उसको एग्जामिनेशन किया, तो इसमें सिमेट्री देखी। ओके, उसमें हमने सिमेट्री देखी, कोई प्रोट्रूजन तो नहीं है निपल्स में, मोस्ट प्रोट्रूड सम फ्लैट और इन्वर्टेड निपल्स, नोट रिसेंट रिट्रैक्शंस और इन्वर्जन्स, नॉर्मल निपल इन्वर्जन यूजुअली नॉट अ फिक्स, ठीक है, नोट ड्राई स्केलिंग फिशर्स, अल्सरेशन ब्लीडिंग डिस्चार्ज, और supernumerary nipples along embryonic milk lines, usually 5 to 6 centimeters below breast near a midline, and no association glandular tissues. जिस तरह हमने देखा कि लिम्फेटिक ड्रेनिंग की वजह से क्या होगा कि हमारे जो भी लिम्फ नोड हैं ब्रेस्ट के, वो क्या होंगे ब्रेस्ट लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे। अगर निपल की बात करेंगे, इसीलिए इन चीज़ों की सिमेट्री और एसिमेट्री देखनी होती है कि इन्वर्टेड निपल तो नहीं है, ठीक है, फ्लैट तो नहीं है, प्रोट्रूड तो नहीं है,
पेशेंट्स को क्लिनिक एंटीनेटर्स अकॉर्डिंग टू WHO 4 विजिट्स क्यों कहा गया है? इसीलिए एक तो उनसे अगर फर्स्ट प्राइमरी पेशेंट्स हैं तो उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टीच करें, ठीक है। और अगर मल्टी पैरस है तो उसको हम क्या देखें, उसको हम फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो हम उसको गाइड करें। बाकी इन्वेस्टिगेशन बेस लाइन जो है वो सब चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है जी। निपल लेसरेशन, दिस इज अ क्लियर इमेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। निपल लेसरेशन, पैजेट डिजीज और इन्वर्टेड निपल, आप सबको पता होगा। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने कहीं काम किया है तो उसमें क्या है, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट जो है ओपीडी में पेशेंट्स जो आते हैं आपके, उनको जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। जी, inspect for retraction position 1, left arm slowly over a head, both breasts should move up, ठीक है, सिमेट्रिकली। अगर आपने रिट्रैक्शन देखनी है तो उसकी पोजीशन 1 ये है कि आपने दोनों लिफ्ट अपने दोनों आर्म्स को उनको कहना स्लोली अपने हेड से ऊपर लेके जाएं, और बोथ ब्रेस्ट जो है वो दोनों आपके जो है वो मूव होने चाहिए सिमेट्रिकली। अगर तो एक ऊपर है एक नीचे है तो इट मीन्स अनसिमेट्रिकल है। जी अक्सा, क्या आपका क्वेश्चन है बेटा? मल्टी पैरेंट्स को फैमिली प्लानिंग के लिए और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए भी क्या रोल है? जी डेफिनेटली बेटा, फैमिली प्लानिंग अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे कहेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली बर्थ स्पेसिंग होगी, ठीक है। अगर उसके 3-4 बच्चे हैं तो हम उसको उसके लिए कहेंगे कि उसका हो सकता है प्लान उसका सजेरियन है या उसकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो अगर उसके 3-4 बच्चे हैं तो कपल की विलिंग से उसको बर्थ स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो हम उसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग टू एज, अगर 30 ईयर एज है उसके 4 बेबीज है या 6 बेबी हैं तो हम उसको जो है वो बर्थ स्पेसिंग के मेथड्स बताएंगे। अगर ओवर एज है, ठीक है, 40 के राउंड अबाउट है, 45 के राउंड अबाउट है, तो हम उसको जो है ट्यूब लाइगेशन की बात करेंगे। तो कपल की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम करेंगे। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है, उसका एडवांटेज है कि वो उसमें बर्थ स्पेसिंग में हेल्प करता है। इज इट क्लियर? जी, रिट्रैक्शन पोजीशन 2, एक तो आपने हेड से अबव अपने हैंड्स लेके गए अपने आर्म्स को, और दोनों जो है वो ब्रेस्ट की सिमेट्रीनेस देखी कि दोनों इकट्ठे ही मूव कर रहे हैं। और सेकेंडली उसने अपने हिप के ऊपर जो है वो पुश किए हेड्स इनटू हिप एंड पुश पाम टुगेदर और स्लाइटली लिफ्टिंग ऑफ अ बोथ ब्रेस्ट। तो उसमें आपको दोनों को नजर चला गया, दोनों पता चल गया कि ये सिमेट्री। ओके, पोजीशन 3, ठीक है। पोजीशन 3 में रिट्रैक्शन की बात हो रही है बेटा। पोजीशन 1 में आपने अपने पेशेंट्स के हैंड्स को जो हेड से स्लोली जो है दोनों आर्म्स को हेड से अबव की तरफ लेके गए और दोनों मूवमेंट देखी ब्रेस्ट की। और सेकंड पोजीशन में आपने पुश किया ही अपने हैंड्स को, ठीक है, आर्म्स को हिप के ऊपर, और आपने थोड़ा सा ब्रेस्ट को लिफ्ट करके उनकी दोनों की मूवमेंट देखी। थर्ड पोजीशन में क्या है, इफ अ लार्ज पेंडुलस ब्रेस्ट लीन ओवर एंड सपोर्ट फोर आर्म, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा पेशेंट्स को बताना है कि मतलब अगर लार्ज है, सपोर्ट किया फोर आर्म पे और सिमेट्री फ्री आपने देखी, फॉरवर्ड मूवमेंट आगे की तरफ मूवमेंट उसकी देखी कि वो सिमेट्रीनेस है। जी अक्सा, आपका क्या क्वेश्चन है? ब्रेस्ट की फिजियोलॉजी में कोई डिफेक्ट है और ब्रेस्ट की फिजियोलॉजी में फंक्शन में, ओके, और डिजीज की प्रिवेंशन के पर्पज से भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखो फिजियोलॉजी फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ब्रेस्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस है ना उसमें। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, ठीक है, तो उसमें हमारे मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर किसी की रेगुलरिटी नहीं है
तो ऑफ कोर्स हार्मोनल डिस्टर्ब है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसर्न किया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्रेस्ट की जो है फिजियोलॉजी अगर डिस्टर्ब है, कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको कैसे देख सकती हो। ठीक है, कोई लंप हो सकता है ना, फंक्शन में क्या है, वो प्रोडक्शन करती है, फिजियोलॉजी उसकी यही है ना, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, और उसका क्या फंक्शन है, सेक्सुअलिटी में जो है वो हेल्प करती है। तो बेटा ये चीज़ें जो है वो आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर पेशेंट को कोई जो पुबर्टी से कोई इशू है, इरेगुलरिटी है पीरियड्स की, तो वो मस्ट कंसर्न करें मेडिकल डॉक्टर से। ठीक है, उसके मुताबिक पे फिर वो हार्मोनल ट्रीटमेंट उसकी थेरेपी होती है, और ऑलमोस्ट पेशेंट्स के जो है वो सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम्स। ओके जी, क्लियर है। Palpation. Palpation is the next step. ठीक है, the patient lie back and place her hand behind her hands, sorry, behind her head. Examine the symmetric side first and examine from across the tables. Superficially या specifically examine in the right breast from the left side of the table and vice versa. जी, इसमें ये एक्चुअली पूरी स्टोरी में ये बता दिया कि पल्पेशन जो है इंस्पेक्शन के बाद फर्स्ट स्टेप है, और आपने क्या करना है, पेशेंट्स की लाई आपने क्या करना है, बैक एंड प्लेस हर हैंड बिहाइंड हर हेड। ठीक है, आपने कोशिश करनी है पीछे से आके, जैसे सपोज आप फ्रंट पे खड़े हो तो उसी को पैल्पेट कर रहे हो, तो आपने अपोजिट को पैल्पेट करना है। ठीक है, दूसरे जहां आप खड़े हो उससे अपोजिट साइड पे आपने जो है उसको पैल्पेट करना है। इजी टू अप्रोच है ये, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल को नहीं है कि आपने इसी तरह करना है। इजी टू अप्रोच है, जहाँ क्योंकि आप पेशेंट्स के फेस के ऊपर होगा और आपके आर्म जो है वो दूसरे ब्रेस्ट पे होंगे, तो कोशिश करें कि बैक साइड से आके पेशेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व करें, हेड की बैक साइड से। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने बैक साइड पे खड़े होना है या फ्रंट पे खड़े होना है, क्योंकि ये है कि अगर एक हैंड से आप पल्पेट कर रहे हो पेशेंट्स को, तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका हैंड या आर्म जो है वो दूसरे ब्रेस्ट को टच नहीं होना चाहिए, उसकी दूसरी टेस्ट जो है वो उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, पल्पेट द ब्रेस्ट फाइन पोजिशन, स्मॉल पैड और पिलो अंडर द साइड्स टू बी पल्पेटेड। ठीक है, जिस तरह हमने पहले इक्विपमेंट्स की बात की, तो एज इट इज आपको ये विजुअलाइज हो रहा है कि उसकी बैक साइड पे जो है वो पिलो या पैड रखा हुआ है। ठीक है, यूज अ पैड ऑफ फर्स्ट 3 फिंगर्स एंड मेक अ जेंटली रोटेटिंग मोशंस में। तो इसमें आपने पेशेंट्स को क्या करना है कि आपने फर्स्ट 3 फिंगर जो है आपने यूज करनी है। ठीक है, और आपने पैड उसके यूज करने हैं, ये नहीं कि पोर्स आपने करने हैं, आपने पैड यूज करने हैं ये वाले, और आपने बहुत स्लाइटली जेंटली रोटेटिंग मोशन में पेशेंट्स को हम मेथड्स देखते हैं। इसका कॉन्सेंट्रिक मेथड्स है, सर्कुलर मेथड है, और वेज मेथड है। इसको हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम कहते हैं। ठीक है, मूव अ क्लॉकवाइज, थॉरली पैल्पेट एवरी इंच इंक्लूडिंग टेल ऑफ स्पैन। इसमें ये हमारी जो शोल्डर के पास है इसको हम टेल ऑफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, यूजिंग आइदर स्पोक ऑन अ व्हील पैटर्न और कंसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न। तो ये हम पैटर्न हम पैल्पेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज अ विजुअलाइज पैटर्न ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें हम कंसेंट्रिक पैटर्न जो है कि हम टेल ऑफ स्पैन, ये आपको एरो नजर आ रहा होगा, ये क्या है, ये टेल ऑफ स्पैन है। ठीक है, वहां से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रोटेटिंग में हमने उसको करते जाना है। निपल के अराउंड में अगर हम स्टार्ट करते करते टेल ऑफ स्पैन तक आ जाएगा, इनर टू आउटर की बात हो रही है। और कोई भी हमने स्ट्रिप, कोई भी हमने साइड जो है, क्योंकि आपने बात की, देखा कि एक ईच इंचेस पे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने पैल्पेट करना है एवरी इंचेस इंक्लूडिंग टेल ऑफ स्पैन, यूजिंग आइदर, आप दोनों ही मेथड, स्पोक ऑन अ व्हील पैटर्न भी यूज कर सकते हो और कंसेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न भी यूज करते हो। तो आपने इनर साइड से आपने स्टार्ट करना है अरियोला के पास से। ठीक है, पल्पेट आपने 3 फिंगर से जेंटली पल्पेट करते हुए टेल ऑफ स्पैन तक जाना है। इज इट क्लियर, ये एक्सट्री पॉइंट जो है इसको हम टेल ऑफ स्पैन कहते हैं। और स्पोक ऑन अ व्हील पैटर्न में क्या आता है कि इसको हम स्ट्रिप मेथड भी ऑलमोस्ट कहते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने 3 फिंगर से पल्पेट करते हुए एरियोला के पास से आपने पैल्पेट करते हुए पैरेलल आपने वो टॉप पे जाना है। ठीक है, लेवल ऑफ द टेल ऑफ स्पैन तक। तो आपने अराउंड पूरे अपने ब्रेस्ट पे इसी तरह ही एग्जामिन करना है। क्लियर, ओके जी। पेल्पेशन, पेल्पेट द ब्रेस्ट। ठीक है, ये सिंपली कुछ चीजें हैं जिसमें आप देख सकते हो। नेली पेरस, क्योंकि अभी आपने पूछा तो मैंने टर्मिनोलॉजी कुछ जो है यहाँ यूज कर दी। ठीक है,
नेलीपेरिस में क्या है, फीम स्मूथ और इलास्टिक टिश्यूज हो सकते हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी में क्या होंगे पेशेंट के, सॉफ्टर लूजर टिश्यूज होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है पैल्पेट करते वक्त। हो सकता है आपके पास पेशेंट नेलीपेरिस है, ठीक है, तो उसकी ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगी, कीप इन माइंड। वो हो सकता है फीम हो, स्मूथ हो और इलास्टिक टिश्यूज हो। और अगर कोई आफ्टर प्रेगनेंसी आपके पास पेशेंट आ रही है तो मे बी उसकी ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्टर है, लूजर टिश्यूज होगी। प्री मेंस्ट्रुअल में क्या होगा, इंगोजमेंट, टेंडरनेस, जनरलाइज न्यूडुलैरिटी होगी, क्योंकि मैं प्री मेंस्ट्रुअल से पहले क्या होगी, ब्रेस्ट आपकी इंगोज होगी, टेंडर भी होगी, समटाइम आपको पेनफुल भी होगी। ठीक है, और जनरलाइज आपको न्यूडुलैरिटी भी जो है वो समटाइम नड्यूल्स जो है वो भी आपको फील होंगे। ठीक है, पैल्पेशन पे। ओके जी। इंफ्रामेमरी रिजेट, इंफ्रामेमरी रिज में क्या होगा, नॉर्मली नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा, नोटिसेबल होगा इन लार्ज ब्रेस्ट इन लोअर क्वाड्रेंट में। इसके भी 4 क्वाड्रेंट हम बनाते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं जिसमें हमारा अपर आउटर है, लोअर है, अपर आउटर, ठीक है, लोअर आउटर आ जाएगा आपका, और अपर इनर साइड होंगे। 4 इसके हम 4 क्वाड्रेंट में करते हैं इसको। Okay, large pendulous breast may be bimanual technique in sitting position, lean forward। ठीक है, अगर तो लार्ज पेंडुलस ब्रेस्ट है तो उसमें क्या होगा, हम बाय मैनुअल भी पेशेंट्स को जो है वो पेल्पेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वॉइस नहीं आ रही बेटा जी फातिमा? यहाँ तो बेटा मेरा क्लियर है, कोई इशू नहीं है जी। फातिमा आवाज नहीं आ रही बेटा? आ रही है, ओके, थैंक यू बुले लाला जी। बेटा हो सकता है कोई सिग्नल्स का इशू हो, तो मेरी तरफ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू बेटा। ओके, palpation continue, the glandular tissue is needed, ठीक है, between the hands as the examine progress in a clockwise direction। ठीक है, ये आपको एक एग्जामन बता दिया कि आपने किस तरह जो है वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है जी। The position of the right and left hand is a change as the examination progress to avoid crossing the hand। ठीक है, यही बात हो रही थी ना कि एक के ऊपर दूसरे से ओवरलैप नहीं करना, आपने पैरेलल चेक करना है। जिस तरह हम बात करते हैं abdomen की पैल्पेशन में, कहीं भी आपने कोई हिस्सा, कोई पॉइंट आपका जो है वो छूट ना जाए। हो सकता है जब आप स्टेप में करते हो तो जहाँ से आपने उस चीज़ एरिया को स्किप किया है, मे बी वहाँ कोई नोड्यूल्स हो, कोई लंप हो, इसलिए आपने पैरेलल ही चलना है, आपने ओवरलैपिंग क्रॉस नहीं करना। द एग्जामिनेशन इज completed इन द अपर इनर क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने बताया कि 4 क्वाड्रेंट में हम करते हैं, तो ये क्या है, अपर आउटर क्वाड्रेंट है, अपर इनर क्वाड्रेंट है, ठीक है, लोअर आउटर क्वाड्रेंट है और लोअर इनर क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट में हम इनको डिवाइड करते हैं। पैल्पेशन ऑफ द निपल्स, नोट एनी इंट्यूरेशंस और डिस्चार्ज, हमने निपल को भी प्रेस करके देखना है पैल्पेशन में। यूज करेंगे हम थंब और इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर आप कहते हैं उसको, अप्लाई करेंगे हम जेंटली। शुमाइला जी, आपको भी आवाज नहीं आ रही बेटा? अपना नेट इशू, नेट देखो, बस हार्डली आई थिंक 4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो आई विल बी वाइंड अप इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना नेट देख लें। नोट एनी ड्यूरेशन और डिस्चार्ज, आ गई है, ओके, थैंक्स गॉड। यूज थंब और फोर फिंगर टू अप्लाई जेंटल प्रेशर्स और स्ट्रिपिंग एक्शन टू निपल्स। स्टार्ट आउटसाइड ऑफ areola and milk fingers toward nipple in different directions. Note color and consistency of discharge। आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि आपने जेंटली प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे स्लाइटली और जेंटली प्रेशर्स। क्योंकि डिस्चार्ज निपल हो सकता है कोई वाइटिश डिस्चार्ज है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है जी। इफ क्लाइंट रिपोर्ट फाइंडिंग अ ब्रेस्ट लम्प, अगर पेशेंट्स आपको रिपोर्ट कर रहा है या कोई फाइंडिंग नज़र आ रही है कोई लंप की, तो आप एग्जामिन करेंगे अनअफेक्टेड ब्रेस्ट को। ठीक है, अगर पेशेंट ऑलरेडी रिपोर्ट कर देता है तो आप उस ब्रेस्ट को जो है वो एग्जामिन नहीं करेंगे, अनअफेक्टेड को। ठीक है, तो फिर आप उसकी रिपोर्ट पाएंगे। ठीक है, एग्जामिन करेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अनअफेक्टेड ब्रेस्ट फर्स्ट, पहले आप
जो हो गया, क्योंकि आप फाइंडिंग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर जिसी इस तरह हमने एब्डोमिनल असेसमेंट या दूसरे अदर, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों आपको एग्जांपल्स देती हूँ, क्योंकि अगर कोई पेनफुल टेंडरफुल एरिया है तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो आपको आइडेंटिफाई करे, तो उसको हम एट द लास्ट पैल्पेट करते हैं। इसी तरह एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपेंडिसाइटिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते वक्त क्या किया था, हम पेशेंट से पूछ लेते थे कि प्लीज़ नोटिफाई द टेंडर एरिया, अगर कहीं पेन है तो वो आपको नोटिफाई करे और उसको क्या करेंगे आप एट द लास्ट जो है वो पैल्पेट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ भी अगर उसके एक ब्रेस्ट में लंप है तो अगर वो आपको रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऑलरेडी उसने क्लिनिकल चेकअप करवाया हुआ है, उसके पास रिपोर्ट्स हैं, तो आप जो है वो अनअफेक्टेड ब्रेस्ट को सबसे पहले जो करोगे, ठीक है, बेस लाइन लेने के लिए, ताकि नॉर्मल उसकी फाइंडिंग हो सकता है कि उसकी नॉर्मल फाइंडिंग भी ऐसी है, तो उसको लग रहा है कि यहाँ लंप है। इफ लंप इज पैल्पेटेड, अगर लंप है तो आपने पैल्पेट करते वक्त इन सब पॉइंट्स को याद रखना। जिस तरह हम कॉर्डिनल साइंस की बात करते हैं कि अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें, पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसमें हमने कोल्डेरा कोल्डेस्पा यूज़ करते हैं। इसमें अगर लंप है तो आपने देखना है, लोकेशन देखनी है, क्योंकि आपने देखा टेल ऑफ स्पैन पे है या इनर, उसके इनर जो है वो इनर क्वाड्रेंट में है या आउटर क्वाड्रेंट में है या एक्सली लिम्फ नोड है या सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड है, तो इसलिए आपको लोकेशन ज़रूरी है देखनी। साइज देखना है उसका, क्योंकि हमने मेजरिंग रूलर पॉइंट वगैरह रखा हुआ था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसका साइज भी, शेप देखनी। शेप क्या आपने देखनी है, रेगुलर है इरेगुलर है, कंसिस्टेंसी देखेंगे, मोबिलिटी देखेंगे उसकी, ठीक है, मोबाइल है क्या है, उसकी डिस्टिंक्टेंस देखेंगे, निपल देखेंगे उसका, स्किन ओवर लंप पे है या डीप है, टेंडरनेस पेनफुल है या नहीं है, लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब अगर कोई लैम्प आप पल्पेट करते हो तो इन सब चीज़ों को जो है आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। जी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल डेप्थ में ये आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ कि बेटा ये हम इसको लाइटली लेते हैं बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको समझ आ गई कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे पेशेंट को, और हम जो है वो क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखेंगे। तो 7 o'clock हो गए हैं, अब हम इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम रिमेनिंग लेक्चर जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि इसमें जो है वो लोकेटिंग ब्रेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी, क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि 4 क्वाड्रेंट की बात की, सबसे पहले जो है, नज़र आ रहे सबको ये विजुअलाइज इमेज, तो इसमें ये क्या है, टेल ऑफ स्पैन है, ठीक है, टेल ऑफ स्पैन है, ये क्या है, अपर अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये लोअर क्वाड्रेंट है, और जो चेस्ट के इनर साइड वाले स्टर्नम की तरफ है तो वो अपर इनर है क्वाड्रेंट, ठीक है, और लोअर क्वाड्रेंट है, ठीक है, लोअर इनर क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम जो है वो स्लाइड स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, गुड लक। कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, एनी क्वेश्चन? अब समझ आ गई है बेटा? दिला, मैं टेस्ट के आपको सारा स्केड्यूल बताऊंगी जब जब टेस्ट होना होगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट, मेरे सिस्टम आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। रिमेनिंग आई थिंक जो मेजर वन है आपके 3 रह गए हैं, कार्डियोवास्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है, न्यूरोलॉजिकल में क्रीनियल नर्व्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं, तो हम डिस्कस कर लेंगे कि कितने टॉपिक्स जो है वो हम जो है वो मिड टर्म में डालेंगे, ठीक है। और जो टेस्ट हैं, जितने हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं मिड टर्म से पहले, मैं सब टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाऊंगी आपके, ठीक है बेटा। ऑलमोस्ट मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो मैं आपको उस स्केजुअल के मुताबिक भी हम टेस्ट लेंगे। क्लियर है? सब समझ आ गई है? इट मीन्स यहाँ तो गुले लाला कोई समझ नहीं आई सना, तो यह बहुत अच्छे से समझ आ गई है। लेक्चर मेरा अंडरस्टैंडेबल था? जी बेटा, लेक्चर अंडरस्टैंडेबल था, सब क्लियर है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं था? ओके, गुड। इसका मतलब है कि बहुत आ गई है समझ। जी खतीजा, किसको? सुमैया शाहिद को बहुत इजी था,
तो इट मीन्स कि जो इजी इजी लेक्चर्स होते हैं फिर मैं वो डिलीवर ना किया करो। हम्म। जी सुमैया, ऐसा ही है। इट मीन्स कि जब आपको समझ आ जाती है तो बहुत इजी लगता है। गुड। थैंक यू बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक हो गया। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जो है वो 100% डिलीवर करूं। ठीक है, कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ये नहीं है कि मैं बस स्लाइड्स रिव्यू करती जाऊं, क्योंकि कोरिलेट करके पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है ज़्यादा अंडर, क्योंकि वैसे भी आपसे रिलेटेड ही, नर्सिंग से रिलेटेड ही ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे ACCN है, पैथो है। पैथो थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, और हेल्थ असेसमेंट। ओके जी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा सब।